जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो जैसा कि मालूम है आप लोग को, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से हम आगे के क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या बोल रहा है कि कैस्टिग्लियानोज फर्स्ट थ्योरम इज़ एप्लीकेबल। जो कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम है वो एप्लीकेबल है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए, जो कैस्टिग्लियानो थ्योरम है ना, कैस्टिग्लियानो थ्योरम आप लोग की स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड है, एक तरीके का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड, क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर में हमारा स्लोप आता है, बीम में कोई स्लोप आता है या फिर डिफ्लेक्शन आता है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हमको ये बताना है कि ये जो आप लोग का मेथड होता है इनमें से किसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो याद रखना, आपका जब सिस्टम बिहेव करे इलास्टिकली, कैसा बिहेव करे, इलास्टिकली बिहेव करे, तो उस तरीके के सिस्टम के लिए हमारा कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। अब ये जो थ्योरम होती है वो दो तरीके की होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम, कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम। तो इसका यूज़ क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो हम देख लेते हैं। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, चाहे कैस्टिग्लियानो फर्स्ट या फिर सेकंड थ्योरम हो, दोनों का यूज जो हम करते हैं वो अपना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड है आप लोग का, ये है एक कैस्टिग्लियानो थ्योरम। तो फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, तो कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम बोलती है कि अगर कोई भी आप लोग का मेंबर है, उसमें जो भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हुई है, उस स्ट्रेन एनर्जी का डिफ्लेक्शन के रेस्पेक्ट में अगर आप क्या कर ले रहे हो, आप डेरिवेटिव ले रहे हो, तो आपको लोड मिल जाएगा। और अगर आप स्ट्रेन एनर्जी का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, यानी कि स्लोप के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, तो आपको मोमेंट मिल जाएगा। वहीं पे सेकंड थ्योरम आपको क्या बोलती है, तो सेकंड थ्योरम आपको बोलती है कि जो भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हुई है, आप क्या करो, लोड के रेस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। और अगर आपकी स्ट्रेन एनर्जी का जो डिफ्रेंशिएशन है आप मोमेंट के रेस्पेक्ट में कर देते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पे स्लोप देखने को मिल जाएगा। और जो सेकंड इक्वेशन है कैस्टिग्लियानो, जो सेकंड थ्योरम है, ये ज़्यादा एप्लीकेबल मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वाली के रेस्पेक्ट में जो सेकंड वाली है ज़्यादा वैल्यूएबल आप लोग की मानी जाती है। साथ में बात करें, जो कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम होती है ये आप लोग की एप्लीकेबल होती है, चाहे आप लोग का जो स्ट्रक्चर हो उसमें लीनियरली वेरिएशन आ रहा हो या फिर नॉन लीनियर, यानी कि जो इसमें स्ट्रक्चर मेंबर हैं, चाहे वो लीनियरली बिहेव कर रहे हो या फिर नॉन लीनियरली बिहेव कर रहे हो इलास्टिकली, तो भी उसके लिए एप्लीकेबल होती है। लेकिन जो कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम है वो आप लोग की अगर स्ट्रक्चर लीनियरली इलास्टिक है, यानी कि हुक्स लॉ को फॉलो कर रही है, तभी आप लोग की जो सेकंड थ्योरम है वो वैलिड होती है, तभी जो सेकंड थ्योरम है आप लोग की वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल व्हेन। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है आप लोग का, वो कब एप्लीकेबल होता है, इनमें से आप लोग को बताना है। ये आप लोग को चार ऑप्शन दिए हुए हैं। डिफ्लेक्शन आर लीनियर फंक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, मटेरियल ऑलवेज हुक्स लॉ, या फिर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स विल बी अफेक्टेड बाय द स्मॉल डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, या फिर नन ऑफ द एबव। ये आप लोग को बताना है। तो देखो, अगर यार इसका आप आंसर देखोगे तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए, किसका, अप्लाइड फोर्स का। तो इसी को तो, यही तो हमारा हुक्स लॉ, सुपर पोजिशन का मतलब एक और होता है कि हुक्स लॉ फॉलो होना चाहिए। क्या होता है, हुक्स लॉ फॉलो होना चाहिए। जो मटेरियल है हमारा वो हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, मतलब उसमें जैसे जैसे आप लोड लगाते जाओ वैसे वैसे डिफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि लोड जो है वो डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यहाँ पे भी आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को और बताता हूँ। देखिए, सुपर पोजिशन थ्योरम क्या बोलती है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन स्ट्रेस विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट। और हुक्स ने भी तो यही कहा था, हुक्स ने भी तो यही कहा था कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्ट्रेन के विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट। और यहाँ पे भी ये कह रहा है कि जो स्ट्रेस है या फोर्स है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, डिफॉर्मेशन के, है कि नहीं। तो ये हमारा जो होता है वो फॉलो होता है जब हमारा विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट की बात हो रही है, तो वहाँ पर हमारा एप्लीकेबल होता है सुपर पोजिशन। साथ में बात करें तो सुपर पोजिशन का मतलब क्या, तो द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन सिंपली स्टेट दैट द वन लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है हमारी वो लीनियरली इलास्टिक होनी चाहिए। साथ में कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सेवरल लोड्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली इज इक्वल टू द एवरेज सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ लोड एक्टिंग इंडिविजुअली। इसका मतलब क्या है, इन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए कि कोई बीम है, उस बीम पर आपका पॉइंट लोड भी लग रहा है, यूडीएल भी लग रहा है, यानी कि दो तरीके के लोड लग रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसको दो जगह डिवाइड कर सकते हो। आप पॉइंट लोड वाले बीम को अलग कर लो और जो यूडीएल वाला है उसको अलग कर लो, फिर दोनों का अलग अलग इफेक्ट निकाल करके आप उसको ऐड कर दो, तो आप लोग क्या है, इसका कंबाइन इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ये बोलता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन।
अब कुछ भी आप कर सकते हैं उसको। सपोज आप डिफ्लेक्शन निकाल लें तो पहले पॉइंट लोड की वजह से निकाल लीजिए, फिर यूडीएल की वजह से, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको इस कंबाइन स्ट्रक्चर का क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। और इसके लिए एक और कंडीशन होती है, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है वो वैलिड होता है किस स्ट्रक्चर के लिए वैलिड होता है, किन स्ट्रक्चर के लिए वैलिड होता है। तो उसकी दो कंडीशन है। पहला कि स्ट्रक्चर में जो आपका डिफॉर्मेशन है वो बहुत कम होना चाहिए। दूसरा, जो आपका स्ट्रक्चर में मटेरियल लगाए गए हैं वो आपके हुक्स लॉ को फॉलो करने चाहिए। तो इन दो कंडीशन में हमारा क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो एप्लीकेबल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताई सुपरपोजिशन से रिलेटेड, तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 223 इन moment distribution method the sum of distribution factor of all the member meeting any joint is always। तो देखिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमको बताना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होगा जब मेंबर एक जॉइंट पर आकर के मिल रहे हो। इधर से ये मेंबर, इधर से ये, इधर से इधर से ये, तो एक जॉइंट पर आकर के मिल रहे हैं, तो इन सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा वो कितना होगा जो एक जॉइंट पर आकर के मिल रहे हैं। तो याद रखना उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है, तो मैंने आपको बताया था उसमें दो तरीके के मेथड होते हैं हमारे पास, एक फोर्स मेथड होते हैं और एक डिस्प्लेसमेंट मेथड होते हैं, जिनके हेल्प से हम अननोन फोर्सेस को फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो फोर्स मेथड होते हैं ये हमारे, और डिस्प्लेसमेंट मेथड जो होते हैं इसका पता होता है जब डी की वैल्यू ज़्यादा होगी डी से, तब हम इसको यूज़ करते हैं, और यहाँ पर डी की वैल्यू ज़्यादा होगी डी से, तब हम इसको यूज़ करते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट मेथड होते हैं हमारे दो तरीके के, मैंने आपको दो मेथड बताए थे मेन। एक बताया था इसमें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और एक आप लोग को बताया था स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोग को बोले थे कि ये दो मेथड हमारे इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं में से एक हमारे पास है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, कैरी ओवर मोमेंट है, कैरी ओवर फैक्टर है, फिक्स्ड एंड मोमेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो उन्हीं में से यहाँ पे जो बात कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है स्टिफनेस ऑफ मेंबर। ठीक है, स्टिफनेस ऑफ मेंबर, जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर 4 मेंबर आकर के मिल रहे हैं इस जॉइंट पर, तो स्टिफनेस ऑफ मेंबर जिस भी मेंबर के आप निकाल रहे हो अपॉन में कितना हो जाता है, समेसन ऑफ स्टिफनेस ऑफ ऑल मेंबर, जितने भी मेंबर हैं सभी का आप क्या ले लो, समेसन, समेसन ऑफ के कर दिया मैंने, मतलब स्टिफनेस सम ऑफ ऑल। तो ये हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। तो इसकी एक कंडीशन ये होती है कि, सॉरी गाइज, इसकी एक कंडीशन ये होती है कि अगर मान लो ये जॉइंट है, तो इस जॉइंट पे आकर के जितने भी मेंबर हमारे मिलेंगे, जितने भी मेंबर हमारे आकर के मिलेंगे, तो उन सब की जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा वो 1 होगा। इन सब की जो स्टिफनेस का जो सम होगा, इधर से इधर से इधर से जितने भी आकर के मिलेंगे वो कितना होगा, सबका 1 होता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है वो स्टिफनेस ऑफ मेंबर अपॉन सम ऑफ स्टिफनेस ऑफ ऑल मेंबर जो जॉइंट पर आकर के मिल रहे हैं वो हमारे पास होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, और एक जॉइंट के लिए इसकी जो वैल्यू होती है जहाँ पर आकर के मिलते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका हम फ़ायदा कैसे लेते हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा हम ऐसे लेते हैं, मान लीजिए 4 मेंबर आकर के मिले, तो इसकी स्टिफनेस निकाल लो, इसकी निकाल लो, इसकी निकाल लो, 3 की पता चल गई, इसकी निकालनी, तो इन तीनों की ऐड करके 1 में से माइनस कर दो इन तीनों की, तो हमारे पास चौथा जो मेंबर है उसकी हमारे पास स्टिफनेस आ जाती है। इसका फ़ायदा हम कुछ इस तरीके से लेते हैं, और ये मैंने आप लोगों को सब अपना बता रखा है। जो वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट वाला कोर्स है, वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट वाला कोर्स, उसमें सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखी हैं, उसमें कोई भी चीज़ बची हुई नहीं है। द कैरी ओवर फैक्टर इन प्रिज्मेटिक मेंबर हुज फार एंड इज़ फिक्स्ड। तो मैंने आपको बताया था अभी जब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, कैरी ओवर मोमेंट है, कैरी ओवर फैक्टर है, फिक्स्ड एंड मोमेंट है, ये कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो कैरी ओवर फैक्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कैरी ओवर फैक्टर की। तो कैरी ओवर फैक्टर पढ़ने से पहले हमको समझिए, अगर ये हमारे पास बीम है, ठीक है, इसका एक एंड हिंज है, दूसरा एंड क्या है, फिक्स है, तो ये इसको हम बोलते हैं नियर एंड, इसको हम क्या बोलते हैं, नियर एंड, इसको हम क्या बोलते हैं, फार एंड। ठीक है, तो हम करते क्या, जो नियर एंड होता है, नियर एंड पे अगर कोई भी मोमेंट हम अप्लाई करते हैं, कोई भी मूवमेंट क्या करते हैं हम अप्लाई करते हैं, तो उसका कुछ मूवमेंट कहाँ पर चला जाता है, फार एंड पर चला जाता है, उसका कुछ मूवमेंट कहाँ पर चला जाता है, फार एंड पर चला जाता है। ऐसा होता है जैसा होता नहीं कि तुमने रामायण सबने देखी है रामायण, तो रामायण में जो बाली होता था, बाली जिस किसी से भी लड़ता था तो सामने वाले की आधी ताकत क्या होती थी, उसमें आ जाती थी, है कि नहीं। तो इसी तरीके से ये होता है कि जो भी अप्लाइड मूवमेंट होता है उसका कुछ पोर्शन जो होता है वो दूसरे एंड पर चला जाता है, यानी कि फार एंड पर चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हो जाता है इसको हम बोल देते हैं कैरी ओवर मूवमेंट। क्या होता है, कैरी ओवर मूवमेंट, जो इधर चला जाता है दूसरे एंड पे। तो कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, तो कैरी ओवर फैक्टर होता है जो अप्लाइड मूवमेंट है,
नहीं सॉरी, जो कैरी ओवर मोमेंट है, जो कैरी ओवर मोमेंट हुआ और जो अप्लाइड मोमेंट है, जो अप्लाइड मोमेंट है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कैरी ओवर फैक्टर बोल देते हैं। देखिए कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है हमारे पास, जो कैरी ओवर मोमेंट होता है और जो अप्लाइड मोमेंट होता है उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कैरी ओवर फैक्टर। अब देखो क्वेश्चन में आओ, इन्होंने बोला कि फार एंड फिक्स है, तो अगर फार एंड फिक्स है तो यहाँ पे कोई मोमेंट अगर आप अप्लाई कर रहे हो एम, ठीक है, तो इधर जो मोमेंट आ जाता है वो कितना आ जाता है, हाफ आ जाता है। कितना, हाफ। तो इसका कैरी ओवर फैक्टर जब आप निकालोगे तो कैरी ओवर मोमेंट कितना, m/2, और अप्लाइड मोमेंट कितना m, तो m से m कैंसिल, तो कितना आ गया 1/2। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब इसी तरीके से अलग अलग केस में देख लो, जैसे हमारे पास ये क्या था, हिंज था, ये फिक्स था, तो इधर एम मोमेंट लगाया, इधर m/2 चला गया। इधर अगर ये एंड फ्री है और ये एंड फिक्स है, यानी कैंटिलीवर वाला, तो जितना मोमेंट इधर लगाओगे उतना ही इधर चला जाता है, तो इसलिए इसका कैरी ओवर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, कैरी ओवर फैक्टर। अब अगर सपोज हमारे पास एक इंटरनल हिंज है और ये ए है, ये बी है, और इधर मोमेंट हमने एम अप्लाई करा, तो इधर कितना मोमेंट जाएगा, तो इसके लिए हम कैरी ओवर क्या निकालते हैं, अपना कैरी ओवर मोमेंट निकालते हैं। तो कैरी ओवर मोमेंट निकालने, कैरी ओवर फैक्टर निकाल लेते हैं। तो कैरी ओवर फैक्टर जो होता है हमारे पास वो कितना हो जाता है, a/b, ये स्पैन और ये स्पैन, दोनों स्पैन का रेशियो हमारे पास हो जाता है कि नहीं। तो ये दोनों स्पैन का हम यहाँ पे अपना देख लेना, ऊपर ये इस तरीके से लेते हैं कैरी ओवर फैक्टर, a/b के ऊपर a जो आता है वो फिक्स्ड एंड वाली, जो फिक्स्ड एंड से लेकर के हिंज तक की डिस्टेंस होती है वो आती है, वो इधर जो हिंज होता है उसकी वाली डिस्टेंस आती है। गड़बड़ हो जाती है एग्जाम में, गड़बड़ हुई है मुझसे इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे गड़बड़ होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इस एंड पे कितना चला जाएगा, ए बी हमारे पास आया, तो m/b जो है हमारे पास वो इधर मोमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अच्छा एक और चीज़ होता है, अगर सपोज हमारे पास फार एंड हिंज है, ये हिंज है, इधर भी फार एंड हिंज है, इधर मोमेंट हमने एम अप्लाई करा, तो इधर मोमेंट कितना जाएगा, तो याद रखना इधर जो मोमेंट आता है वो कितना आता है, 0। तो अगर फार एंड हिंज होता है तो मोमेंट 0 जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरी ओवर फैक्टर हमको बताना है प्रिज्मेटिक मेंबर का हुज फार एंड, जिसका फार एंड क्या है, हिंज है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले कैरी ओवर फैक्टर हमको पता होता है क्या होता है, कैरी ओवर मोमेंट अपॉन अप्लाइड मोमेंट। अभी मैंने आपको बताया कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, कैरी ओवर मोमेंट अपॉन अप्लाइड मोमेंट। अगर आपने अप्लाइड मोमेंट कितना अप्लाई करा एम, तो कैरी ओवर मोमेंट कितना होगा आपका, 0। कैरी ओवर मोमेंट कितना होगा आप लोग का, 0 हो जाएगा। तो कैरी ओवर मोमेंट यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का, एम अप्लाई करा तो इधर कितना चला गया एम, तो एम की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो याद रखना जब फार एंड आप लोग का हिंज होता है तो जो मोमेंट ट्रांसफ़र होता है वो कितना होता है, 0 मोमेंट ट्रांसफ़र होता है। तो ऊपर कैरी ओवर मोमेंट, तो कैरी ओवर मोमेंट 0, और अप्लाइड मोमेंट कितना था एम, तो m/0 कितना हो गया एम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26, द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ अ प्रिज्मेटिक बीम थ्रो अ यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन, द फार एंड बीइंग सिंपली सपोर्टेड। जो फार एंड है वो सिंपली सपोर्टेड है और हमको बताना है कि इज़ गिवन बाई। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दो तरीके के एंड, अगर हमारे पास ये सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो अगर हम इस पर क्या है कि कोई भी अगर मोमेंट लगाते हैं तो इस तरीके से क्या है ये आएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा ये। तो अगर इस तरीके से आएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है, हमारा रोटेशन कुछ ना कुछ एंगल आएगा थीटा, और ये एंगल भी कुछ ना कुछ थीटा होगा। तो अगर ये हमने मोमेंट एम लगाया तो इसकी वजह से जो एंगल थीटा होता है वो कितना होता है हमारे पास, ml/3i होता है। कितना होता है, ml/3i। इन्होंने बोला फार एंड जो है बीइंग सिंपली सपोर्टेड है और विदाउट ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन का मतलब है कि सपोर्ट हमारी सेटल नहीं हो रही है। तो हमको ये बताना है कि इस पे ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन को 1 करना है, यूनिट रोटेशन करना है, तो कितना मोमेंट रिक्वायर्ड होगा। तो एक डेफिनेशन भी हमारी होती है कि अगर यूनिट रोटेशन हमको करना है तो जो मोमेंट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, स्टिफनेस कहलाता है। तो आप इसको मोमेंट कहो या स्टिफनेस कहो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एम की वैल्यू हो जाएगी 3ei/L, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यूनिट रोटेशन जब थीटा की वैल्यू 1 हो जाती तो इसी एम को हम क्या कह देते हैं, के कह देते हैं। तो के इज इक्वल टू भी कितना होता है, 3i/L। अब ये के क्या होता है सर, तो के होता है हमारे पास स्टिफनेस। के क्या होता है हमारे पास, स्टिफनेस होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ही आप लोग का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ दिखाया भी है मैंने। अगर मान लो कि आप लोग के पास क्या फार एंड हिंज है तो थीटा की वैल्यू ml/3i होती है, और अगर फार एंड फिक्स है तो थीटा की वैल्यू ml/4ei होती है, और अगर आप लोग का फार एंड रोलर है, कैसा रोलर, तो थीटा की वैल्यू ml/3ei होती है, और अगर फार एंड जो है आप लोग का कैसा सपोर्ट है, शटर सपोर्ट है,
कैसी है, शटर सपोर्ट है। तो इस केस में जो हमारा थीटा की वैल्यू होती है वो ml/ei होती है। तो ये याद रखना, ये थीटा की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना कितना हमारे पास क्या होता है, रोटेशन होता है। कुछ इस तरीके से रोटेशन हमारा आता है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से रोटेशन हमारा आता है इस पर, जब हमारा कोई मूवमेंट इस पर लगता है तो, है कि नहीं। जब कोई मूवमेंट लगता है तो इस तरीके से रोटेट हमारा ये हो जाता है, क्योंकि ये हमारा जो जॉइंट होता है इसका फ्रेम का, और जॉइंट कैसा मान करके चलते हैं हम, रिजिड जॉइंट मान करके चलते हैं। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और जब यहाँ से आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू 1 कर दोगे, सभी थीटा की वैल्यू 1 कर दोगे और एम की जगह के रख दोगे, तो जो स्टीफनेस आएगी के की वैल्यू वो ये निकल करके आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम थ्रू द यूनिट रोटेशन। यहाँ पे भी हमसे कह रहा है कि कितना मोमेंट हमको रिक्वायर्ड होगा अगर फार एंड हमारा फिक्स है। तो मैंने बताया अगर फार एंड फिक्स है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ml/4ei होती है, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट रोटेशन अगर करना है तो थीटा की वैल्यू 1 कर दो, तो m इजिकल टू कितना आ जाएगा, 4ei/l, और इसी m को हम क्या बोल देते हैं, k। तो 4ei/ कितना हो जाता है, l हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ है ना, आप लोगों को देखो इतना बेसिक तो आप लोगों को आना चाहिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर एनालिसिस बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, विश्वास करो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। जिसने हमारा वन लाइनर वाला कोर्स ज्वाइन कर रखा उसको इन चीज़ों में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखी हैं। वहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट के ये कहाँ से आया है, ml/4ei कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को वहाँ पे बता रखी हैं। तो आप लोग को यहाँ पे अगर इतनी डिटेल में जाएंगे तो पूरा फिर सब्जेक्ट ही डिस्कस करना पड़ेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। इसमें हमसे बोल रहा है कि इफ़ एम इज एक्सटर्नल मोमेंट विच रोटेट्स द नियर एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम विदाउट ट्रांसलेशन और फार एंड इज फिक्स। तो हमसे कह रहा है कुछ इस तरह की कंडीशन है और फार एंड फिक्स है, और यहाँ पे हमने एक मोमेंट अप्लाई करा, सपोज क्लॉकवाइज मोमेंट एम अप्लाई करा, देन द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट एट फार एंड। तो फार एंड पे जो मोमेंट आएगा, मैंने आपको बताया फार एंड फिक्स होता है तो मोमेंट कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आधा। जैसे बाली की ताकत होती थी आधी आ जाती, तो इसमें आधी ताकत आ जाती है m/2। तो यहाँ पे कह रहा है कैसे होगा, तो याद रखना अगर आपने क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाई करा है तो जो फार एंड पे जो मूवमेंट ट्रांसफ़र होगा वो भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। अगर इधर क्लॉकवाइज करा है आपने तो मूवमेंट इधर भी कैसा ट्रांसफ़र होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो इसका सही आंसर आधा ए हो जाएगा, m/2 इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इधर कितना मूवमेंट आ जाता है हमारा, सेम मूवमेंट सेम डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज है तो इधर भी कितना आ जाता है, क्लॉकवाइज ही आ जाता है, लेकिन उसका आधा मूवमेंट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसको पूरा सोल्व कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको सोल्व करने का मतलब कंपेटिबिलिटी इक्वेशन यूज करेंगे एक हमने यहाँ पे, तो हम रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, बस इतना यहाँ पे आप समझ लीजिए। देखिए हमने इसकी जो डायरेक्शन ली थी एम ए मूवमेंट की, वो हमने कैसी ली थी, एंटी क्लॉकवाइज ली थी, और अप्लाई जो करा था मूवमेंट वो कैसा करा था, एम क्लॉकवाइज करा था, ठीक है, क्लॉकवाइज। और जो डायरेक्शन हमने एज्यूम करी थी वो एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो एम ए की जो वैल्यू निकल कर, एम बी की सॉरी, एम बी की जो वैल्यू निकल करके आई है ये, तो ये कैसी आई है आपकी, निगेटिव आई है, निगेटिव। इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन ली थी वो एंटी क्लॉकवाइज, वो गलत ली थी, उसको हमको क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्लॉकवाइज कर देंगे। तो इस तरीके से ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कब एप्लीकेबल नहीं होता है, द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, यही वाला आंसर है। वो कह रहा है कि हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अरे भाई सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो हमारी एप्लीकेबल होती है जब मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करे, जब हुक्स लॉ को फॉलो करे। लेकिन वो कह रहा है कि सुपरपोजिशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो एप्लीकेबल कब नहीं होगी, जब मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अगर फॉलो करेगा तो एप्लीकेबल होगी ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन, अच्छा बाकी और भी दिया हुआ है, अच्छा इस तरीके से दिया हुआ स्टेटमेंट दिया। तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि टेम्परेचर चेंज को वो कंसीडर ही नहीं करा सुपरपोजिशन में। और जो सपोर्ट सेटलमेंट है, सपोर्ट अगर सेटल हो जा रही है, सपोज इस तरीके का ये बीम है, ये इस तरीके से था, अगर ये सपोर्ट नीचे आ जा रही, इस तरीके से सेटल हो जा रही, तो इन्होंने सपोर्ट सेटलमेंट को भी कंसीडर नहीं करा सुपरपोजिशन ने। तो ये दो स्टेटमेंट तो उन्होंने कंसीडर करे ही नहीं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल ओनली वन वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। इसमें हमसे क्या कह रहा है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट एट अ कोऑर्डिनेट आई ड्यू टू द फोर्स एट जे। देखिए हमारे पास कह रहा है कि इस तरीके का बीम है, एक आई है एक जे है। अगर जे पे फोर्स लगा है तो आई पे डिफ्लेक्शन है, और दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि आई पे लोड लगा है तो जे पे डिफ्लेक्शन है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि कोऑर्डिनेट जे है और यूनिट जो फोर्स हमारा लगा है वो आई पर लगा है, तो डिफ्लेक्शन ही है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, तो मैं आपको बताता हूँ मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या बोलती है। यहाँ पे देखिए
मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम बोलती है कि अगर एक आपका सेम बीम है सिंपली सपोर्टेड, तो अगर आपने यहाँ पर लोड लगाया इस पॉइंट पे P, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ होगा Q पॉइंट पे, और वही लोड आप उठा करके कहाँ पे लगा दो, Q पॉइंट पे लगा दो आप, तो आपका P पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। तो इन्होंने बोला था ये दोनों डिफ्लेक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों डिफ्लेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। इसी को हम बोलते हैं मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, और यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का। तो दोनों जगह डिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सभी सब्जेक्ट्स का कंप्लीट PDF और वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन है VIP सिविल गुरु, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहाँ पे मोबाइल नंबर से इनरोल करके आप वो सभी वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पे मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।